कृष को इस तरह आसी पर चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए देखकर राहुल ने बीच में आकर उसे रोकते हुए कहा, कृष बस करो, तुम उस पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अगर उसका भाई है, वह थोड़ा उसके करीब चली गई तो क्या हुआ? इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? ओ प्लीज डैड, यह बेहतर होगा कि आप हमारे मामले में कुछ भी ना बोलें। यह मेरे और मेरी फायरफ्लाई के बीच का मामला है, जिसमें मैं किसी और का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने इसे लोगों से मिलने की इतनी छूट दी है, उतना इसके लिए काफी है। मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी वाइफ किसी और के करीब जाए या उसकी बॉडी पर किसी और का टच हो, खासकर किसी मैन का। फायरफ्लाई, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अभी जाकर शावर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कहते हुए कृष ने अचानक ही आसी पर गरजा उठा। कृष की इस बात सुनकर आसी तुरंत ही घबराते हुए जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है, अभी जाती हूँ साइको, लेकिन तुम छोड़ोगे तब तो जाऊंगी ना, पागल साइको। कहते हुए आसी की आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही थी। वह लगातार कृष की पकड़ से अपनी कमर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं सामने खड़े ऐना, राहुल, समर और नताशा बेचारी की हालत पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी कृष ने झटके से उसकी कमर छोड़ी। आशी तुरंत ही वहां से सर पर पैर रख कर भागी, लेकिन जाते जाते बिना कृष की तरफ देखे ही गुस्से में बोली, खड़ूस साइको, तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। आशी की इस बचकानी बात को सुनकर समर और नताशा मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगे। राहुल के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। ऐना ने क्रिस की तरफ देखा, लेकिन क्रिस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी नीली आंखें अभी भी कठोर थीं। इस फायरफ्लाई के बहुत पंख निकल गए हैं, कहते हुए क्रिस वहां से चला गया। क्रिस के जाने के बाद समर और नताशा जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगे। राहुल भी मुस्कुराते हुए ऐना के साथ वहां से चला गया। समर आशी की तरह चेहरा बनाकर उसकी नकल करते हुए बोला, गंदे साइको, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, बंदरिया कहीं की। उसके सामने मुंह तो खुलता नहीं, बकरी की तरह मैं करती रहती है और चली है अपने साइको के दांत तोड़ने। मानना पड़ेगा, उस खड़ूस के मुंह पर यह धमकी देने का गट्स होना चाहिए। समर हंसने लगा। यह सुनकर नताशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, और यह गट्स तो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। यह कम से कम उसके सामने मुंह तो खोलती है, लेकिन तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो जाती है। यह सुनकर समर अपनी मुंह छुपाते हुए बोला, हाँ तो अब वह है भी तो इतना खड़ूस, देखा नहीं उसकी नीली आंखें, ऐसा लगता है उनमें से अभी खून उतर आएगा। पता नहीं वह इतना खड़ूस चेहरा बनाकर क्यों रहता है, कभी मुस्कुराता भी नहीं है। मुझे तो बेचारी आसी पर दया आती है, कैसे संभालती होगी वह उसे। खुद तो चुलबुली चुहिया की तरह है और राक्षस के गले में घंटे की तरह लटकी हुई है। यह सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए बोली, वह दूसरों के सामने चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसके सामने सॉफ्ट होता है, उसके लिए प्रोटेक्टिव है, और एक लड़की को और क्या चाहिए। हाँ, थोड़ा पजेसिव है, पर प्यार में इतना तो चलता है। वह भले ही दिखता नहीं, लेकिन उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वह आशी से कितना प्यार करता है। आशी सचमुच बहुत लकी है, काश इतना ही प्यार करने वाला इंसान हर किसी को मिलता। कहते हुए नताशा के चेहरे पर हल्की सी नमी आ गई, जिसे शायद समर ने भी समझ लिया। उसके चेहरे की मायूसी को खत्म करने के लिए समर ने नताशा के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही क्यूट अंदाज में उसकी नाक खींचते हुए कहा, ओ मेरी ड्रामा क्वीन, अपने सपनों की दुनिया से निकलो और हकीकत की दुनिया में आओ। तुम्हें प्यार करने के लिए कोई है या नहीं, यह मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे साथ मस्ती करने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हमेशा हूँ। वैसे आज हमारे पास बहुत टाइम है, तो क्यों ना आज फार्म हाउस घूमने चलें? मैंने सुना है वहां पर बहुत सारे जानवर हैं, नदी में मछलियां हैं, और भी बहुत कुछ जो हमने अब नहीं देखा। बोलो, चलोगी मेरे साथ? यूं ही बातें करते करते समर और नताशा बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी नीली आंखें न जाने कब से उस
गुस्से से उन्हें घूर रही थी। नताशा को इस तरह समर के से बातें करते हुए और हंसते हुए देखकर रॉकी का खून खौल रहा था। वह गुस्से से तमतमा उठा। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ा, वे दोनों बाइक पर बैठकर निकल चुके थे। रॉकी गुस्से से चिल्लाया, वाइफी, तुम मुझे इग्नोर करके यूं ही नहीं जा सकती। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। कहते हुए रॉकी की नीली आंखें गुस्से से दहकने लगीं। दूसरी तरफ समर और नताशा नदी के किनारे बैठकर पत्थर फेंक रहे थे। तभी नताशा ने समर की तरफ देखते हुए पूछा, समर, एक बात पूछूं? क्या तुम्हें सच में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? जब मैंने तुमसे कहा कि शायद मैं तुमको कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, तुमने तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या बिना प्यार के तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रह सकते हो? क्या तुम्हें प्यार की चाहत नहीं है? नताशा के सवाल पर समर के चेहरे की मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। उसकी आंखों में कुछ दर्द झलका, जिसे उसने तुरंत ही संभाल लिया। मुस्कुराते हुए बोला, प्यार? इंसान जिंदगी में बहुत सी चीज चाहता है, लेकिन हर चीज मिल जाए यह जरूरी नहीं। कुछ चीज हवा के झोंकों की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। उन चीजों को याद करके खुद को तकलीफ देना बेकार है। बेहतर है कि उनसे बाहर निकलो और आगे बढ़ो। आगे खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही होती है, शायद उससे भी बेहतर। यह वक्त बहुत अजीब चीज है नताशा, यह किसी के लिए नहीं रुकता, और यही इसकी सबसे अच्छी खासियत है। अच्छा वक्त हो या बुरा, सब निकल जाता है। आज जो वक्त तुम्हारे लिए अच्छा है, हो सकता है वह किसी और के लिए बुरा हो। इसलिए वक्त का बदलते रहना जरूरी है। और रही बात मोहब्बत की, तो अर्ज किया है, तू हमसे मोहब्बत ना सही, मुकदमा ही कर दे। तारीख पर तारीख मुलाकात तो होगी। यह सुनकर नताशा ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, इतनी गहरी बातें कर रहे हो तो लगता है किसी से मोहब्बत की है। बताओ ना समर, किससे की है? कौन थी वह? मुझे नहीं बताओगे? कहते हुए नताशा ने प्यारा सा मुंह बना लिया। यह देखकर समर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा सुनो, यह बात उन दिनों की है जब मैं गांव में रहता था और 12 साल का था। मेरी पहली क्रिश हमारे घर से 5 घर दूर रहती थी। वह गोबर फेंकने के बहाने मुझसे मिलने आती थी। समर की बात सुनकर नताशा ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? गोबर? तुम गोबर फेंकने वाली से प्यार करते थे? और फिर क्या हुआ? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? वह मेरी पहली क्रश थी। सुनो ना, वह गोबर फेंकने के बहाने मिलने आती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ को पता चल गया। फिर मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस बेच दी और मेरी फर्स्ट लव स्टोरी वहीं खत्म हो गई। समर की इस बात को सुनकर नताशा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने कहा, तो फिर तुमने उस लड़की से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की, या वह तुमसे मिलने नहीं आई? नहीं, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था मोहब्बत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन रोज तेरे चक्कर में बेहाल हो जाऊं इतनी भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से उस वक्त मैं डरता था, तो सिर्फ बाबा की मार से। क्या मारते थे वह पिछवाड़े पर मुर्गा बनाकर। कहते हुए समर ने मजाक में अपना पिछवाड़ा सहलाने का नाटक किया। यह देखकर नताशा फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर तुम्हें दोबारा किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, प्यार तो नहीं हुआ। प्यार का इंतजार बहुत किया। काला सूट, काला भूत, काला रंग कढ़ाई का, गोरियों के सपने देखे, दूजा फिक्र पढ़ाई का। और अब तो गुजर जाती है रात इसी कसमकस में, कंबल में हवा किधर से घुस रही है। यह सुनकर नताशा और भी जोर जोर से हंसने लगी। उसे समर की बातें बहुत पसंद आ रही थी। हंसते हंसते उसने समर की कमर पर हल्का सा मारा और बोली, समर, तुम बहुत फनी हो। आज तक इतनी बातें कहाँ छुपा कर रखी थी तुमने? अरे, बातें तो यही थी, पर तुम्हारे पास सुनने का टाइम नहीं था। कहते हुए समर मुस्कुरा दिया। अच्छा सुनो, यह तुम क्या कर रही हो? प्लीज इस तरह नदी में पत्थर मत मारो। यह सुनकर नताशा ने अचानक ही अपने हाथ रोक लिए। अब वह अपने हाथों में लिए हुए पत्थर को देखते हुए समर से बोली, नदी में पत्थर ना मारूं? क्यों, क्या हुआ समर? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है
पिछली बार मैं अपने गांव में बैठकर नदी किनारे पत्थर मार रहा था, तभी पानी में से अचानक एक मेंढक निकलकर बाहर आया और मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला, पानी में ये तेरी उदासी उतारनू साले, आजा। अपनी वाली के चक्कर में तूने मेरी वाली का सर फोड़ दिया। और फिर क्या था, मैं जान बचाकर वहां से भागा। यह कहते हुए समर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी बात सुनकर नताशा अचानक ही जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगी। समर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अब दोनों दोस्त बहुत अच्छा वक्त बिता रहे थे। नताशा के बॉडीगार्ड थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे, लेकिन समर और नताशा इस बात से अनजान थे कि रॉकी एक बार फिर कुछ दूरी से उन दोनों को देख रहा था। नताशा को समर के साथ खुश देखकर रॉकी के तन बदन में जो आग लगी थी, उसे बुझाने के लिए वह पूरी तरह पागल हो चुका था। वह अगले ही पल गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी वाइफ पर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। दरअसल रॉकी सही मौका देखकर नताशा से बात करने आया था, लेकिन यहाँ नताशा को समर के साथ खुश देखकर उसकी जलन का सैलाब लेवल ही दूसरा हो गया था। वापस आकर वह तेज कदमों से विला में चला गया। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने गुस्से से सारा सामान इधर उधर तोड़ने फोड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह एक साइको बन चुका था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नताशा उसके अलावा किसी और के साथ भी कंफर्टेबल है। उसे लगता था कि नताशा जानबूझकर उसे जलाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब उसने नताशा को समर के साथ खुश और सहज देखा तो उसका पागलपन और बढ़ गया। कमरे में चिल्लाते हुए सामान तोड़ने के दौरान एक कांच के टुकड़े से उसके हाथों में जख्म हो गया। खून फर्श पर गिर रहा था, लेकिन रॉकी को दर्द का एहसास तक नहीं था। वह तो सिर्फ अपने जुनून और पागलपन में डूबा हुआ था। रॉकी अपनी शर्ट के बटन खींचकर दो टुकड़े कर देता है और अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ शर्टलेस होकर शहर की तरफ दहाड़ मार रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, माथे और हाथ की नसें ओवर आई थीं। वह दहाड़ते हुए बिस्तर पर गिर गया। नहीं फायरफ्लाई, नहीं वाइफी, तुम मुझे भूल नहीं सकती, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हारा प्यार मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन दूर करता है, तुम्हारा दोस्त समर या वह ड्रैगन किंग क्रिस डेविडसन। रॉकी का प्लान फिर अचानक रॉकी उठकर खड़ा हुआ। उसने एक शर्ट निकाल उसे पहने और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही पल में उसने एक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला। वहां सामने बैठे शख्स की ओर देखते हुए उसने जलती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सामने बैठे शख्स की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन अगर किंग को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। तो क्या हुआ, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा साथ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सामने वाले शख्स ने डरते हुए धीरे से हामी भर दी। रॉकी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। समर और नताशा का खूबसूरत दिन। दूसरी तरफ समर और नताशा ने फार्म हाउस में बहुत अच्छा वक्त बिताया। समर नताशा को खूब हंसाया। दोनों ने मिलकर मछलियां पकड़ी, बतखों और पंछियों को दाना डाला और जानवरों को चारा खिलाया। नताशा ने पहली बार गन्ना तोड़कर खाया। उसने गाजर, मूली और ताजे फलों का स्वाद लिया। यह फार्मिंग का अनुभव करके बेहद खुश थी। समर के साथ समय बिताने से नताशा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। आज का दिन नताशा के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। लेकिन क्या यह सुकून लंबे समय तक बना रहेगा, या रॉकी का जुनून उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगा? इस बीच नताशा अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। उसने और समर ने मिलकर कई सारी मछलियों को फार्म हाउस की वर्कर्स के साथ पकड़ा भी था। यहाँ पर बतख और आसपास आने वाले खूबसूरत बर्ड्स को दाना भी डाला था। छोटे मोटे जानवरों को चारा भी खिलाया था। इसी बीच वे लोग काफी अच्छा वक्त बिताते हुए एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। वे दोनों फार्म हाउस में लगे हुए कच्ची गाजर, मूली और कुछ पेड़ पौधों में लगे हुए फलों को तोड़कर भी खा रहे थे।
ऐसा करना नताशा को बहुत अच्छा लग रहा था। यह उसके लिए पहले एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज से पहले उसने गार्डन में सिर्फ फूल फ्रूट ही देखे थे, लेकिन आज वह फार्मिंग कोड एक्सपीरियंस कर रही थी। यह फार्म काफी बड़ा था। यहाँ शुगर कैन भी लगी हुई थी, जिसे समर ने तोड़कर नताशा को दिया, और नताशा आज पहली बार बहुत खुश होकर गन्ना खा रही थी। वे लोग बकरियों के साथ भी खेल रहे थे। ले देकर आज का दिन नताशा के लिए काफी स्पेशल और खुशी भरा था। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की खुशी और दर्द उसके अंदर होता है। वह किस चीज को ज्यादा फील कर रहा है, यह उस पर डिपेंड करता है। यह खुशियां आज से पहले भी नताशा के आसपास थीं, पर शायद वह अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे इन खुशियों को देखने का वक्त ही नहीं मिल रहा। और जब उसने खुद से यह फैसला लिया कि उसे खुशियां चुननी हैं, गम को पीछे छोड़ना है, तो आज उसे सिर्फ खुशियां ही मिल रही हैं। शाम का वक्त था। समर ने नताशा को अपने हाथों से गाय का दूध निकालना सिखाया। हालांकि यह फार्म एरिया है, यहाँ पर हर काम मशीन से किया जाता है, लेकिन समर उसे पारंपरिक तरीका सिखा रहा था, जिसे नताशा काफी एंजॉय कर रही थी। इसके साथ ही दोनों गाय का दूध निकालते हुए एक दूसरे के ऊपर दूध फेंक कर मार रहे थे। समर दो यूं ही डायरेक्ट धार से दूध पी रहा था। यह देखकर नताशा बहुत हंस रही थी। समर ने एक धार नताशा के मुंह पर मारी, जिससे दूध उसके मुंह और नाक में ज्यादा चला गया। उसके बाद दोनों में मारामारी खेलने लगे और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इसी तरह यह पूरा दिन बीत चुका था और अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। समर ने नताशा से कहा, नताशा, अब अंधेरा होने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हाँ समर, चलो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे साथ आज का दिन बहुत ही स्पेशल था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच मेरे आज के दिन को इतना बेस्ट और स्पेशल बनाने के लिए। यह सुनकर समर बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करते हुए मुस्कुरा कर बोला, यह खुशियां तुम्हारे अंदर थी नताशा, मैं तो बस इन्हें बाहर लेकर आया था। खूबसूरती हमारी आंखों में होती है। जब हम खूबसूरती देखना चाहते हैं तो हमें दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगती है। और नताशा भी उसके बात से एग्री कर ले रही थी। दोनों ही बाइक पर बैठकर वापस विला आ चुके थे, जहां सभी लोग डिनर कर रहे थे। नताशा और समर जब शाम को आए तो राहुल और रैना एक दूसरे का चेहरा देखते हुए मुस्कुराकर उन दोनों को डिनर ऑफर करते हैं। अरे समर, नताशा बेटा, तुम लोग आ गए, आओ हमारे साथ डिनर कर लो। और रैना की बात सुनकर नताशा ने एक नज़र उठाकर रॉकी की तरफ देख। रॉकी भी अपनी नीली आंखों से नताशा और समर को देख रहा था, लेकिन तभी नताशा ने रॉकी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मुस्कुराकर रैना और राहुल से कहा, सॉरी अंकल और सॉरी आंटी, लेकिन मैं तो बाहर से खाकर आई हूँ। समर ने मुझे फार्म के बहुत सारे फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट खिला दिए हैं, इसलिए मैं फिलहाल डिनर नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। यह सुनकर ऐना और राहुल ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर नजर रॉकी की तरफ गई। रॉकी के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही थी। यह देखकर अनंत ने मन ही मन अपने आप से कहा, काश यह फीलिंग तुम्हारे अंदर पहले आई होती। रॉकी तो आज नताशा जैसी लड़की तुम्हारी पत्नी होती। खैर, पत्नी तो वह आज भी है, पर उसे पर तुम्हारा हक नहीं है, और मैं भी इतनी बेबस हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वह गलतियां तुमने खुद की हैं। अपनी खुशियां तुमने खुद बर्बाद की हैं। सोते हुए ना अपने बेटे के लिए खुद भी दुखी हो रही है थी। अब नताशा वहां से जाने को हुई, तभी क्रिस बड़े ही एटीट्यूड में रॉकी के साथ चलते हुए हॉल में आया और उसने समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, इन पर साइन कर दो। मॉम डैड, आप भी साइन कर दो। और क्रिस की बात सुनकर समर कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पेपर्स? कैसे पेपर्स? क्रिस और यह सुनकर क्रिस उसे हमेशा की तरह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखते हुए बोला,
क्या तुम भूल गए हम लोगों ने यह फैसला लिया था कि अब डैड तुम्हें लीगल अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद तुम डेविडसन फैमिली के लीगल मेंबर होगे और इसके साथ ही तुम्हें मिलेंगे हमारे कुछ लीगल अथॉरिटीज और शेयर्स। जल्दी जाओ और साइन करो। कहते हुए क्रिस के चेहरे पर फिलहाल तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर समर की आंखों में नमी आने वाली थी। वह थोड़ा इमोशनल होने लगा और था। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए पूरी फैमिली को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं क्रिस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम लोगों का प्यार ही बहुत है। मैं मानता हूँ मैं इस फैमिली का लीगल सन नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों ने मुझे जो प्यार और अपनापन दिया है उसके लिए मुझे किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इतना काफ़ी है और प्रॉपर्टी वह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे तो अपने दम पर कुछ करना है। समर की बातों को सुनकर घर के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। लेकिन राहुल धीरे से आगे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर मजबूती से उसे अपने करीब करते हुए बोला, समर मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें इतना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें खुद पाला है। तुम्हारी अच्छाइयों और काबिलियत में से अच्छे से वाकिफ़ हूँ और मुझे खुशी है कि तुम इस तरह के विचार रखते हो। लेकिन बेटा, यह मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं तुम्हें अपना नाम देकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूँ। मेरे पहले 3 बेटे थे, अब 4 हो जाएंगे। यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए